हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नियोजित विकास की राजनीति कि पहले मैंने चैप्टर 2 आपको पढ़ा दिया। चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति के बारे में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि राजनीति फैसले और विकास की राजनीति फैसले होते गए और विकास कैसे हुआ। आपको छोटा सा ये समझा दूं कि राजनीति फैसले इन्होंने पंचवर्षीय योजना अपनाई, सोवियत संघ की तरह योजना आयोग का गठन करा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। और विकास की 5 साल तक एक बजट धरा गया कि हम इतने तक ये काम करेंगे, इतने पैसों में। आप इतना मोटा मोटा समझ लीजिए और आप विचारधारा को देख लीजिए। वामपंथ और दक्षिण पंथ में अंतर। वामपंथ को आप ऐसे देखिए क्योंकि वामपंथ उन लोगों की तरफ इशारे करते हैं, संकेत करते हैं जो गरीब और पिछड़े वर्ग की सामाजिक समूह की तरफदारी लेते हैं कि गरीब और पिछड़े वर्ग की तरफदारी लेंगे, इनको आगे बढ़ाया ना जाए। और दक्षिण पंथ उनकी तरफदारी करते हैं जो खुले अर्थव्यवस्था जाते हैं, बाजार मूल्यों का अर्थव्यवस्था के जरिए कि सरकार का अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं हो। ये चाहते हैं कि बिजनेसमैन को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, बिजनेस को। अब हम देखेंगे विकास की धारणाएं। विकास की धारणा में आप ये समझिए कि विकास की धारणाएं कि क्या थी और कौन सा मॉडल या कौन सी विचारधारा अपना रहे थे। यहाँ अमेरिका की बात की गई, अमेरिका की कौन सी अर्थव्यवस्था थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की कौन सी अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि विकास की धारणाएं में, क्योंकि जो महाशक्तियां थी एक दूसरी महाशक्तियां, क्योंकि ये वाली विचारधारा कोई पूंजीवादी अपना रहा था अमेरिका, साम्यवादी अपना रहा था सोवियत संघ, लेकिन भारत ने अपनी स्थिति को देखते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया क्योंकि हम ना पूंजीवादी मांगेंगे ना साम्यवादी, हम दोनों चीज को कंडीशन को देखते हुए हम दोनों को लागू करेंगे और मानेंगे उस चीज को। अब योजना आयोग का देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई और नेहरू जी इसके प्रथम प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष बने कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और अभी बीजेपी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने एवं वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। आप नाम आ सकता है, आप याद रखना। और अब देख लेते हैं बॉम्बे प्लान क्या है। नियोजित बॉम्बे प्लान, ये क्वेश्चन आ सकता है इस पे। बॉम्बे प्लान होता सन 1944 में उद्योगपतियों का एकजुट, मतलब उद्योगपति एकजुट हुए और एक समूह देश के नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया। इसी को बॉम्बे प्लान कहा गया। आप इसके डेफिनेशन देख लें स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है, नहीं तो इसे याद कर लें। और शुरुआती कदम क्या क्या हुए थे? मतलब सोवियत संघ की तरह भारत ने, योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना कि हम 5 साल तक एक आमदनी धरेंगे, खर्च धरेंगे, क्योंकि 5 साल तक हमें इतना खर्च करना है। और योजना के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें में अपने बजट के 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर थी, कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया, जो अभी हम देखेंगे। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक जो माहौल था वो जारी रह गया था, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना हमें थोड़ी रोकने पड़ी क्योंकि अकाल की स्थिति, आर्थिक संकट की चपेट में आ गया था भारत। अभी हम देखेंगे कि कैसे खाद्य संकट हुआ भारत में। और लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 तक 5 साल के लिए। विशेषज्ञों में से एक थे के.एन. राज, इनका नाम आ सकता है। और कृषि क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया और इसी बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश करा गया, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया गया। और भांगा नांगल डैम परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है वो बनाया गया नेहरू ने। प्रधानमंत्री जो थे पहली पंचवर्षीय योजना के, इतनी बड़ी परियोजना भांगड़ा नांगल डैम, जिससे बहुत ही सिंचाई खेती को, पूरे पंजाब को पानी पहुंचता है, ये परियोजना बनाई गई। अब हम देखते हैं औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। औद्योगिकरण की क्या तेज रफ्तारी, जो मैं आपको पॉइंट तो पॉइंट लेके चल रहा हूँ, ये बुक की ही सब हेडिंग है और आपको इसी के जरिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे पीसी महानोबिस बने। इनका नाम आ सकता है कि दूसरे पंचवर्षीय योजनाकार के नाम बताओ। पीसी महानोबिस बने और इसमें उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया कि उद्योगों पर ज्यादा निवेश कराया गया, बिजली के सेक्टर में, मशीनरी, संचार जैसे इन्हें ज्यादा जोर दिया गया दूसरे पंचवर्षीय योजना के। और कृषि बनाम उद्योग, कृषि बनाम उद्योग के बारे में हम देख लेते हैं, आ सकता है ये भी। योजना के दौरान जो दूसरे पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया। इसी कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट बहुत पहुंची। और जे.सी. कुमारप्पा जो आपको दिख रहा है इसमें गांधीवादी थे और अर्थशास्त्र एक विकल्प योजना का खासा प्रस्तुत किया और ग्रामीण उद्योगीकरण पर ज्यादा जोर था। और चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजित कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित या दमदार ढंग से उठाई। और चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में ही थे और बाद में उन्होंने अलग पार्टी भारतीय लोक दल बनाई।
और कृषि मतलब उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो कृषि तो चपेट में आएगी। और जो अभी आपने बताया जे.सी. कुमारप्पा, इन्होंने एक बुक भी लिखा है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक इसके बारे में आता है, क्योंकि कुमारप्पा जो है आपको दिख ही रहा होगा डिस्प्ले पे, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, जे.सी. कुमारप्पा। अब हम बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में ये दिया गया है कि समाजवादी मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया था और पूंजीवादी मॉडल अमेरिका ने अपनाया था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये सब जो अभी मैंने आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं केरल का विकास का मॉडल क्या है। केरल में विकास और नियोजन के कारण अपना गए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और खाद्य वितरण और गरीब उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा, और इसी को केरल के विकास के मॉडल के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे खाद्यान्न संकट कि भारत में, मैंने बताया था ना कि भारत में खाद्यान्न संकट आया। खाद्यान्न संकट से बताने से पहले मैं आपको भूमि सुधार के बारे में बता देता हूँ कि भूमि सुधार हुए सफल। जमींदारी प्रथा है सरकार के आने के कारण उसे समाप्त कर दिया गया और छोटे छोटे टुकड़ों में एक साथ करने के एक खेती का सार्वजनिक काम में लाया गया, क्योंकि सुविधाजनक काम हो से मतलब छोटे छोटे जो ट्रैक्टर, जो बड़ी मशीनें वो चल सके खेतों में, ये भूमि सुधार चले। और अब हम देखते हैं कि खाद्यान्न संकट अभी मैंने आपको बताया था कि 1960 के दशक में कृषि की दशा बदतर हो गई और भारत में खाद्यान्न संकट हो गया, और इसी कारण सूखा भी पड़ गया। और सन 1965 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध भी था हमारा, और भारतीय ने 2 युद्ध का सामना भी करना पड़ा और विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। मतलब बहुत अकाल जैसी स्थिति थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न संकट विकराल था, सबसे ज्यादा बिहार में था। मेरी एक वीडियो है उसमें, जो मैं द माउंटेन मैन दशरथ मांझी की बात बता रहा हूँ, उसमें खाद्यान्न संकट दिखाया गया क्योंकि सूखा पड़ जाता है, सब लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो अपना पहाड़ तोड़ता रहता है। जो 1960 के दशक की ये बात है। और बिहार में तो ना विकराल खाद्य संकट आया कि वहां उन्हें 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गए थे। मतलब उन्हें 2200 कैलोरी भोजन की जरूरत, लेकिन उनसे घटकर 1200 कैलोरी हो गया था। 2200 मतलब आधा ही रह गया, लेकिन उन्हें रोजाना 2450 कैलोरी के आहार की जरूरत थी। उन्हें, जो वहां के लोग रहते थे इतनी मेहनत करते, 2450 कैलोरी की जरूरत थी, लेकिन उन्हें 1200 कैलोरी मिल पा रहा था और 34% बढ़ गई थी इसकी, ये जो पुराने साल की तुलना में। बिहार की मृत्यु दर 1967 में। और गेहूं चावल बिल्कुल नहीं हो रहा था, और हमने इसी बीच अमेरिका से गेहूं मंगाते थे हम, लाल गेहूं, जो वहां के, मैं कहने में थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन वहां के जो शुगर जो लाल गेहूं खाते हैं वो वाला गेहूं अमेरिका से यहाँ मंगाया गया। अब हम हरित क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। हरित क्रांति क्या थी? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, इनका भी नाम आ सकता है, याद रखना। और हरित क्रांति ने उन इलाकों को ज्यादा संसाधन लगाने का निर्णय किया जो सिंचाई सुविधा में मौजूद थे और किसान वहां के समृद्ध, मतलब किसान वहां की खेती करना जानते थे बहुत अच्छी तरीके से। और जो गुणवत्ता वाले बीज हैं, उर्वरक, कीटनाशक दवाई, बेहतर सिंचाई सुविधा का मुहैया कराई गई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, ज्यादा से ज्यादा खेती करी जाए। और बहुत सी जगह जहां पर खेती के लिए नहीं थी, वहां से जमीन खेती के लिए बनाई गई। और हरित क्रांति के कारण गरीब किसानों को बड़े और भूस्वामी के बीच में अंतर बढ़ा और मध्य श्रेणी के किसानों वालों का उदय हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा किसान थे, समृद्ध किसान थे, और इनको ज्यादा सिंचाई सुविधा पहुंचाई गई हरित क्रांति के कारण, और अनाज ज्यादा से ज्यादा पैदा करा गया। अब हम बात करेंगे श्वेत क्रांति के बारे में कि श्वेत मतलब दूध की क्रांति। श्वेत क्रांति दूध की, कि आप जैसे दिख ही रहा होगा चित्र में, आपने ये लड़की देखी होगी अमूल पे जो छपी आती है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्गीज कुरियन ने की थी, इनका भी नाम आ सकता है। कि गुजरात के सहकारी दूध एवं वितरण परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने और अमूल की शुरुआत करी, जिसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक इससे जुड़े, कि जो 25 लाख दूध उत्पादक थे इन्होंने जुड़े, अमूल की शुरुआत करी। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति कहा गया, क्योंकि जो दूध की जहां कमी थी, 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े और शहरों तक, ग्रामीण से शहरों तक दूध पहुंचाया गया। ये थी श्वेत क्रांति। और भी क्रांति जो मुख्य क्रांति है और उनके उद्देश्य हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादक को बढ़ावा देना था, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को बढ़ावा देना था, पीली क्रांति तिलहन को बढ़ावा देना था, और नीली क्रांति मत्स्य
को बढ़ावा देना था, जैसे आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। अब जो पॉइंट आता है वो आता है बाद के बदलाव क्या थे। इसके बाद ये खाद्य संकट भी आ गया। इसके बाद के बदलाव क्या हुए भारत में। 1960 के दशक के अंत के बाद भारत आर्थिक विकास की कथा आपने जो सुनी थी, मैंने आपको बताया। और अब इसके बाद नेहरू की मृत्यु हो जाएगी और इंदिरा गांधी जन नेता बनकर उभरेगी। और 1967 इंदिरा गांधी से तो पहले लाल बहादुर शास्त्री आएंगे 65 में। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी आएगी और 1967 के अवधि के निजी क्षेत्र उद्योगों पर बाधाएं आई, लेकिन जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और गरीबों की भलाई के लिए अनेकों कार्यक्रम उन्होंने चलाए। इनका एक 67 में एक वो भी था ना इंदिरा गांधी का नारा कि गरीबी हटाओगा। और 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3.5% की धीमी की रफ्तार पकड़ी और भरोसा रहा कि और भारत आगे बढ़ता गया। और आप अब इन पंचवर्षीय योजनाओं को देख लीजिए, उनके उद्देश्य क्या थे। 12 की 12 पंचवर्षीय योजना मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि जैसे प्रथम थी कृषि पर, कृषि का विकास हो, और 1951 से 1956 के बीच थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 61 के बीच, उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया। और पूरी 12 पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं और 11वीं के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और बनता है हर साल, ये याद रखना। और आपको जो मैंने आपको पार्टियां बताई थी, इसकी भी मैं आपको डिस्प्ले पे आ रही है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। और बेल आइकन दबाना ना भूलें।